प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। आज यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने वनस्पति विज्ञान पे 450 से ज़्यादा प्रश्नों को किया था। उसके बाद हमने जंतु विज्ञान के आपके कुछ इंपॉर्टेंट 275 क्वेश्चन किए थे। आप लोगों ने बहुत तारीफ़ की उस सीरीज की। और उसके बाद आज जो सीरीज है आपकी, यह डिपेंड है आपकी आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स पे और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पे, जिसे आप कहते हैं जैव विकास। इन दोनों सीरीज को मिलाकर के नियर अबाउट 200 प्लस क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चूँकि जेनेटिक्स थी इसलिए प्रश्नों की संख्या कम रखी गई, ठीक है, ताकि आप उसे समझ सकें। और मैं बहुत धीरे धीरे इसमें बताने वाला हूँ। जहाँ पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होता है वहाँ पे सीरीज में क्वेश्चन ज़्यादा रखे जाते हैं। इसके बाद एक सेकंड सुन लीजिएगा। इसके बाद आने वाला जो आपका वीडियो है वह वीडियो है जंतु जगत से फिर से प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें हम लोग सभी फाइलम के क्वेश्चन उठाएंगे और लगभग 400 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें 450 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कराए जाएंगे। फिर हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी से प्रश्न करेंगे, जिसमें चिकित्सा प्रौद्योगिकी है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है। इस सबसे प्रश्न इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। और उसके बाद अगली जो सीरीज आएगी लास्ट, वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। इतना करने के बाद हमारे सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जितने चैप्टर हमारे कोर्स में दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि इतना सब कुछ करने के बाद आपके एग्जाम में नियर अबाउट 110 क्वेश्चन इसी सीरीज से मिल जाएंगे। तो आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा पेपर देने। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसको करके तब जाएंगे। और उसके बाद इंग्लिश की सीरीज भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। उसके लिए भी मैं आपको नोटिफिकेशन दे दिया हूँ। इंग्लिश वाली सीरीज का नाम है बायोलॉजी महायुद्ध, तो आप उसे जरूर करिएगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका आनुवांशिकी, ठीक है, साइटोजेनेटिक्स से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? तो आप कहेंगे जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? वीजमैन ने दिया था। किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था, ठीक है। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। आपके एक बुक आती नूतन पब्लिकेशन की, नूतन पब्लिकेशन में 3 जगह यह प्रश्न दिया गया है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, और सब जगह ये डार्विन को आंसर मानने हैं, नूतन वाले। लेकिन हमारे जितने प्रैक्टिस पेपर हैं उस प्रैक्टिस पेपर में बीजमैन को आंसर माना गया है, ठीक है। और रमेश गुप्ता की जो बुक आती है उसमें भी बीजमैन को ही सही माना गया है। तो हम उम्मीद करते हैं बीजमैन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। मैं इसलिए बता दिया कि आप में से कुछ लोग, जो लोग नूतन से सॉल्व किए होंगे, वो मैसेज करेंगे और कहेंगे कि सर ये आपका गलत है। तो गलत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सोर्स बता दे रहा हूँ कि आप रमेश गुप्ता में जाकर के इसी प्रश्न का आंसर देखेंगे तो वो प्रश्न आपको बीजमैन सही माना जाएगा। रमेश गुप्ता की बुक अच्छी मानी जाती है, आप जानते हैं। उसके बाद अगर आप यही क्वेश्चन जाकर के कहाँ देखते हैं, आप प्रदीप पब्लिकेशन की बुक सीबीएसई बोर्ड की देखते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपको क्या माना जाता है? बीजमैन को ही सही माना गया है। डार्विन का नूतन में हमको लगता है मिसप्रिंट हो गया है, वो ऑप्शन देने में मिसप्रिंट हो गया है। ऐसे गलती हो सकती है, कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। एक स्वरागित फसल है, स्वरागित फसल आपको बताना है। थोड़ा सा शुद्ध हिंदी हो गई है, तो स्वरागित फसल आपको बताना कौन सी है। स्वरागित फसल यहाँ पे जो है कौन है? धान है। कौन है? स्वरागित फसल कौन सा? यहाँ पे धान है, ठीक है। क्रोमोसोम बने होते हैं, आपको बताना है क्रोमोसोम बने होते हैं। किसके बने होते हैं क्रोमोसोम? आप आंसर करिएगा किसके बने होते हैं, तो आप कहेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन को बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन को। एक छोटा सा हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसे आंसर करिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग कर ले जाएंगे। जब हम लोग सेल पढ़ते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं सेल है, इसे प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों मान लेते हैं, ठीक है, मानने के लिए है, बस इसमें है नहीं। इसमें एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसका नाम है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट सेल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों पाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास राइबोसोम रखता है। क्या रखता है? राइबोसोम। तो कौन सा राइबोसोम रखता है? 70S टाइप का राइबोसोम रखता है या 80S टाइप का रखता है? आपको बताना है आंसर कि 70S टाइप का राइबोसोम रखता है कि 80S टाइप का। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने पास डीएनए रखते हैं और राइबोसोम रखते हैं। तो डीएनए की बात छोड़ दीजिए, डीएनए तो मान लो किसका होगा? न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होगा। लेकिन अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो पाया जाता है वह राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में
किस प्रकार का पाया जाता है, 70S का पाया जाता है या 80S का? आप आंसर करेंगे, सोच विचार के आंसर करिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई ना कोई इसके पीछे कारण होगा। अच्छा, क्रोमोसोम वाला आप जानते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, तो इसमें कुछ है उस तरह का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दिए, जो प्लांट सेल होती है, बैक्टीरियल सेल होती है मोनेरा किंगडम का, मोनेरा किंगडम में कौन आते हैं? सभी प्रोकैरियोटिक आते हैं। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो क्या वहाँ पे जो क्रोमोसोम बनता है वो कैसा बनता है, उसे आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है जरूर बताइए, नहीं लास्ट में सीरीज में हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? कह रहा डार्विनवाद की कौन सी कमजोरी है जिसमें किस चीज़ की व्याख्या डार्विन नहीं कर पाए थे, यानी वर्णन डार्विन नहीं कर पाए थे। आज हम बहुत स्लोली चलेंगे, आपके दोनों सीरीज में आपने देखा बहुत जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन आंसर कराए थे। आज स्लोली चलेंगे चूंकि जेनेटिक्स है, तो इसकी टर्मोलॉजी को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? आपको बताना होगा कौन सी ऐसी व्याख्या है जो डार्विन नहीं दे पाए थे, यानी किसका। तो जल्दी से बताइए किसकी व्याख्या डार्विन नहीं दे पाए थे, जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। विभिन्नताओं, किसकी? विभिन्नताओं की। अच्छा आप देखिए डार्विन की जो थ्योरी होती है, डार्विन की थ्योरी में क्या है आपने बताइए। नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन है। उसके बाद और क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसमें, और क्या है, ठीक है। 5 थ्योरी थी ना डार्विन की, कितनी थ्योरी थी? 5 थ्योरी। तो 5 थ्योरी आपको क्रम से याद होनी चाहिए मुझे लगता है। उसमें ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताओं को उन्होंने सही से डिफाइन नहीं कर पाए हैं। कौन नहीं डिफाइन कर पाया? डार्विन, ठीक है। हालांकि हम लोग ज़्यादातर किसको बताते हैं, किसको बताते हैं जल्दी बताइए? नेचुरल सिलेक्शन को। लेकिन आंसर जो माना गया आपके आयोग के द्वारा, उन्होंने विभिन्नताओं को आंसर माना है। तो हम लोग भी किसको करेंगे? विभिन्नताओं को। यह RAS में पूछा गया, बिहार PCS में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपी PCS में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और तीनों में आंसर किसको माना गया है? विभिन्नताओं को माना गया, ठीक है। चलिए, डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? डार्विन ने जो जीव जातियाँ हैं ये पूरी, इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा बताई थी? आपको ये बताना है किसके द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो आपको इसका आंसर करना है किसके द्वारा हुआ था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आई थी। क्या, कौन सी थ्योरी आई थी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, यानी प्राकृतिक चयनवाद के द्वारा। किससे? प्राकृतिक चयनवाद के द्वारा। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको बताना है उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था? डी ब्रीज ने। म्यूटेशन को किसने बताया था? डी ब्रीज ने बताया था। किसमें बताया था? ड्रोसोफिला फ्लाई में। किसमें? ड्रोसोफिला फ्लाई में, जिसे आप फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। तो किसने बताया था? डी ब्रीज ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भ्रूणी परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे? भ्रूणी परिवर्तन से, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से संबंधित सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? आपको बताना है। तो आप कहेंगे वान वेयर ने। किसने? वान वेयर ने, ठीक। उत्परिवर्तनों का कारण क्या है, यानी म्यूटेशन का कारण क्या है? आपको बताना है उत्परिवर्तनों का कारण क्या है। तो उत्परिवर्तनों का कारण क्या हो सकता है, आप बताइए। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? म्यूटेशन किसे कहते हैं? सडन चेंज को, एकाएक चेंज आ जाए उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अगर वो ग्रेजुअल चेंजेज होता तो उसे क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। बाकी पूरी डिफिनेशन छोड़ दीजिए, मेजर पॉइंट पकड़िए कि अगर सडन चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अगर उसमें क्या होता है? धीरे धीरे चेंजेज आते हैं, यानी ग्रेजुअल चेंजेज पाए जाते हैं, तो ग्रेजुअल चेंजेज जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही जीन में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, चाहे वो जीन एडिशन हो, जीन डिलीशन हो, या जीन में किसी प्रकार का चेंजेज आए, वो सभी किस में आता है? उत्परिवर्तन का कारण होता है। यानी जीन में आकस्मिक परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन का कारण होता है। आनुवंशिकी और विकासी परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों में अधिक होती है जिनमें प्रजनन होता है। फिर से देखते हैं, आनुवांशिक यौन विकासी परिवर्तनों की संभावना उन जीव जातियों में अधिक होती है जिनमें प्रजनन होता है। कैसा प्रजनन होता है? आपको बताना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या कैसा होगा आपको ये बताना। तो आप कहेंगे
जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें चेंजेज आने की संभावना ज़्यादा होती है। कैसी होती है? ज़्यादा होती है। देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं तो उसे क्लोन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसमें ज़्यादा सिमिलरिटी भी होती है कि एसेक्सुअल में ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ज़्यादा सिमिलर पाए जाते हैं और उनमें जेनेटिकली सिमिलर भी पाए जाते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बॉडी में ना सिर्फ जेनेटिक चेंज आते हैं बल्कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज भी देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ हमारे जेनेटिक्स कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हम एक्वायर्ड करते हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ऐसा बहुत कम होता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो यहाँ पे मेजर पॉइंट जो होगी वो लैंगिक जनन द्वारा होता है। प्रजनन किस में कैसा होगा? लैंगिक में, जिसमें उत्परिवर्तनों की संभावना ज़्यादा होती है। जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है। जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व क्या है? आनुवंशिक विभिन्नताएं। क्या है? आनुवंशिक विभिन्नताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? ए है। ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनते हैं आबादी का। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनते हैं, उसके आबादी का क्या बनता है? अगर पूरे आबादी के जीनों को क्या किया जाए? कलेक्ट कर लिया जाए, उस पर अध्ययन किया जाए, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले पर्सन के या किसी भी एक स्पीशीज के जीन को कलेक्ट कर लिया जाए, उसको क्या कहा जाएगा? ये आपको बताना है। ठीक है। क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनते हैं आबादी का। आबादी का क्या बनता है? उसे क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। ठीक है। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति किस, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द एरा, किस एरा में हुआ था? ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको बताना। ओरिजिन ऑफ लाइफ किस एरा से संबंधित है? तो आप कहेंगे प्री कैम्बियम एरा से संबंधित है, यानी आंसर कौन सा सही होगा? ए वाला आपका सही हो जाता है। चलिए, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? मानव की ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग किस एरा से आपका रिलेटेड है? तो ह्यूमन बीइंग का किसे? प्लायोसीन युग से। किसे? प्लायोसीन युग से। देखिए, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। मानव जाति का विकास क्रम क्या है? मानव जाति का विकास क्रम अगर आपको बताना होगा तो मानव जाति का विकास क्रम क्या होता है? मछली है, उभयचर है, सरीसृप है, मानव। ठीक है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग ऐसे जीवों का पूरा क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, सबसे पहले क्या होता है? प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आपका निकल जाता है। प्रोटोजोआ के बाद जो मेटाजोआ आता है, मेटाजोआ में आपका पोरीफेरा हो जाता है। ठीक है। सिलेंट्रेटा हो जाता है। सिलेंट्रेटा के बाद क्या हो जाता है? प्लेटेहेल्मिन्थेज। प्लेटेहेल्मिन्थेज के बाद एस्केलमेंथेज। एस्केलमेंथेज के बाद एनेलिडा। एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या हो जाता है? जल्दी बताइए। हेमिकार्डेट। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, उसके बाद यूरोकार्डेट, फिर कौन आ जाता है? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में चले जाएंगे तो इसके दो क्या होते हैं? सुपर क्लास हो जाता है, जिसे आप सब सुपर क्लास क्या कहते हैं? टेट्रापोडा कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं? पिसेज वर्ग कहते हैं। पिसेज वर्ग को दो भागों में बांट दिया जाता है, कांडिक्थिज और आस्टिक्थिज। कांडिक्थिज में सभी कार्टिलेजिनस फिश आती हैं, जबकि आस्टिक्थिज में सभी कौन आती है? बोनी फिश आती हैं। ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। फिर इधर आ जाते हैं, जब हम आ जाते हैं टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा में आपके ऑर्गेन्स को कितने भागों में बांट दिया? 4 ग्रुप में। किसमें? जिसमें आपका आ जाता है पिसेज आपका हो गया। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा में जब आ जाएंगे तो आपका कौन आ जाएगा? एम्फीबिया आ जाएगा, रेप्टिलिया आ जाएगा, एप्स आ जाएंगे और मेमेलिया आ जाएंगे। अब सीक्वेंस को अगर हम मिलाएं तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ से दिया गया? कार्डेटा से दिया गया। कार्डेटा में मछली आएगी पहले, मछली के बाद उभयचर, यानी जो दोनों जगह रह सकता है। ठीक है। लैंड पे और वाटर में, और फिर कौन आ जाएगा? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के बाद मानव, यानी पक्षी भी आता, लेकिन इसमें ऑप्शन में चूंकि नहीं है तो डायरेक्ट किसको पहुंच गए हम? मानव। ठीक है। किसमें? मछली, उभयचर, पक्षी और मानव। सरीसृप कहाँ जाएगा? मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, तब मानव होगा। तो चूंकि क्रम उस तरह से मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और फिर मानव। ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, मछली है, मछली के बाद उभयचर है, उभयचर के बाद कौन है? सरीसृप है, सरीसृप के बाद कौन है? पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग के बाद किसका उत्पत्ति होगी? मानव की उत्पत्ति हो जाती। कौन सी हो जाती? मानव की उत्पत्ति हो जाती। तो आंसर नंबर डी क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा
प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है? कह रहा मानव का सबसे सीधा पूर्वज कौन हो सकता है? तो जिसे आपका माना गया आंसर क्या? क्रो मैग्नन मानव। कौन सा? क्रो मैग्नन मानव माना गया। किसको? क्रो मैग्नन मानव को। आंसर यहाँ पे क्रो मैग्नन मानव को दिया गया। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर के चला था। कह रहा मानव का वह पूर्वज जो दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर के चला था। आंसर बताना कौन सा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है सबसे पहले सीधे दो पैरों पर खड़ा होकर के चला था। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं उस अथवा सर्वप्रथम मानव उत्पत्ति वाला महाद्वीप कौन सा है? यानी सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई आपको बताना है। तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति होती है अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। अगर आप क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म किस आदिमानव से संबंधित है? भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म किस आदिम मानव से संबंधित है? यानी किस आदिमानव से संबंधित है? इसका आपको आंसर करना है। किस आदिमानव से संबंधित? तो आप कहेंगे रामापिथेकस से। किससे संबंधित है? रामापिथेकस से। और भारत की शिवालिक पर्वतमाला याद रखिएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया, आपको बताना है। प्रागैतिहासिक मानव यानी प्रो हिस्टोरिक पीरियड में जो मनुष्य था, ह्यूमन बीइंग, उसने सबसे पहले झोपड़ियाँ बना के रहना शुरू किया और मुर्दों के लिए धर्म क्रियाओं से मतलब उसे दफनाने की प्रक्रिया शुरू की। तो ये कब हुआ? कौन से जात के मानव ने किया था? निएंडरथल मानव ने किया था। किसने? निएंडरथल मानव ने। जीन क्रिया नियमन को ओपेरान धारणा, ओपेरान थ्योरी क्या है? धारणा किसने दिया था? आपको बताना ओपेरान थ्योरी किसने दिया था। तो आप सही बता रहे हैं। ओपेरान सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आप बता दिए ओपेरान सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। एक सेकेंड, जल्दी बताइए। आंसर नंबर बी का जो आंसर है आपका जैकबा और मोनो द्वारा। किसके द्वारा? जैकबा और मोनो के द्वारा, ठीक है। सर्वप्रथम यक्ष किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? सर्वप्रथम यक्ष किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? आपको इसका आंसर करना है। सर्वप्रथम यक्ष किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? आप इसका आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? मूलर ने। किसने किया था? मूलर ने। किसने किया था? मूलर ने। चलिए, यहाँ पे एक सूची दी गई है और यह सूची आप, मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे देखिए तो ये आपको अब शायद पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। 1 मिनट और छोटा कर दें। हाँ, अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, अब आप बताएंगे इसमें कौन सा आपका सही। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी? एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना किसने दी थी? डीएनए एवं आरएनए का पात्रे संश्लेषण यानी टेस्ट ट्यूब में संश्लेषण किसने बताया था? और ट्रांसपोजान की खोज किसने की थी? आपको इन सबके आंसर करने हैं और आंसर आपको बताना कौन सा सही है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दिया गया था बीडल एवं टैटम द्वारा। किसके द्वारा? बीडल और टैटम द्वारा। तो ये हो जाएगा पहले का 4, ठीक है। पहले का 4 ऑप्शन नीचे आपको मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए, अभी दोनों ऑप्शन मिलाने के चक्कर बहुत छोटा हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना अगर हम बताएं तो एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना किसकी है? बी.एम. इंग्राम की। बी.एम. इंग्राम की, ठीक है। डीएनए एवं आरएनए का पात्रे निषेचन, डीएनए और आरएनए को टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? निषेचित करना है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता कौन? ओकाबा और कार्नबर्ग। और ट्रांसपोजान की खोज किसने की थी? ट्रांसपोजान की खोज किए थे बी मैक्लिंटाक ने। किसने? बी मैक्लिंटाक ने, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सही हो जाता है? आपका आंसर सही हो जाता है ए वाला। कौन सा? ए वाला आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए, मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का उपयोग किया था? कह रहा मेंडल ने अपने नियम को प्रतिपादित करने में किस जीव को यानी किस एनिमल को, किस प्लांट को, किस ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया था? आपको इसका आंसर करना है। मेंडल ने किसका उपयोग किया था? गार्डन पी का। किसका? गार्डन पी का, ठीक है। गार्डन पी का, मटर जिसे आप कहते हैं, मीठी मटर। डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती हैं। डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती हैं।
कैसी होती हैं आपको बतानी है, कैसे होती हैं। एक्सान में, डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं किस में होती हैं, एक्सान में होती हैं। एक सेकेंड, चलिए अगला प्रश्न आपका है, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था, आपको इसका आंसर करना है। जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था, जल्दी से बता दिए। न्यूरोस्पोरा का, किसमें, न्यूरोस्पोरा में, किसमें, न्यूरोस्पोरा में। मैं आपको बता दूं 25 क्वेश्चन आपके इस सीरीज में हो गए, टोटल 200 क्वेश्चन रखे गए हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे, आप कहीं पे क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। मैं बहुत तेज़ी से क्वेश्चन आंसर करा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें टर्म इतने थोड़े थोड़े चेंज हैं और हिंदी शुद्ध हिंदी है, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी हम तेज चलेंगे तो आपके अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए बहुत स्लोली चल रहे हैं। आपको अगर जल्दी है तो आप ऊपर से जाकर के 3 डॉट से अपनी स्पीड बढ़ाना, आप जानते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिए। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा था कि आपको इसके बाद जैसे ये तो चल ही रहा है, 20 तारीख से आपके मॉडल पेपर और क्या दिया जाएगा, इंग्लिश में इस तरह के आपके क्वेश्चन की पॉइंट के रूप में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के ऑप्शन नहीं रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर रहेगा की पॉइंट के रूप में, और वह की पॉइंट आपकी 10,000 होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि उसी की पॉइंट को पूरा पढ़ करके आप बड़े आराम से, चाहे उस की पॉइंट को पूरा पढ़ लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आप बड़े आराम से 125 क्वेश्चन में 105, 108, 110 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। अगर आप इतना कर दिए तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक भी नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने दिया था। जीन शब्द को किसने दिया था, आपको बताना। जीन शब्द को किसने दिया था, आपको बताना। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, W.L. जॉनसन ने। किसने, W.L. जॉनसन ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारत के वैज्ञानिक थे, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1969 में, शायद 1969 में, थोड़ा सन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 1969 में दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपको बताना किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप बताएंगे किसके लिए, जेनेटिक कोड देने के लिए। किसके लिए, जेनेटिक कोड देने के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। भारत के वैज्ञानिक हैं, तो आप गर्व से इनके लिए लाइक कर सकते हैं। ठीक है, जीन एक रेखी क्रम में पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, एक रेखी क्रम में पाए जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जीन एक रेखी क्रम में पाए जाते हैं, आप बताएंगे कहाँ पे पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कहाँ पे, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं कौन, डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेता है, डीएनए और प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। जब आप उसमें पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा, पढ़े, सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सेंट्रल डोग्मा से। सेंट्रल डोग्मा मेरे ख्याल से सबको आता होगा, जितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सेंट्रल डोग्मा सब जानते होंगे। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए, ठीक है, और डीएनए से फिर क्या होगा, आरएनए, आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहता है। भाई हिंदी मत पूछिएगा इसकी। डीएनए से डीएनए क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है। फिर डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मेरे भाई इसको याद कर लीजिए, इसकी हिंदी मुझे याद नहीं है। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, आपको काम देगा। तो इसमें जब डीएनए खोला जाता है तो एक एंजाइम की आवश्यकता, डीएनए में तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, लाइगेज। और ये काम क्या करता है, टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। जब डीएनए खुल जाते हैं तो उनके टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा आपका, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको, डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड क्या होते हैं, आप बताएंगे प्लाज्मिड क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। प्लाज्मिड क्या होते हैं, जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताना है। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की थी
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी, आपको बताना है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी, स्मिथ व नाथन्स ने। किसने, स्मिथ व नाथन्स ने किया था। किसका, प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की थी। आनुवंशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है। आनुवंशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है, क्या कहलाता है, आपको बताना है। डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है, क्या कहलाता है, यही आपको बता देना है। अनुलेखन कहलाता है। देखिए वही है, डीएनए से आरएनए का बनना। अब देखिए हिंदी आ गई, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए। आरएनए के रूप में अनुलेखित यानी ट्रांसक्रिप्टेड आनुवंशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। आरएनए के अनुलेखन को किस में बदलना है, प्रोटीन में बदलना है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, और हिंदी में इसे कहा जाता है, एक सेकंड रुक जाइए, अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। इसे ट्रांसलेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अनुलेखन। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। आप देखते हैं जैसे UAG, UCC, UGG, इस तरह के 3 शब्दों का क्या होता है, 3 क्षारकों का क्या होता है, एक क्रम होता है, जिसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कोडान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोडान कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोडान कहते हैं। आपको पता होगा कोडान कितने होते हैं, कोडान टोटल 64 होते हैं, जिसमें से 3 कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, या स्टाफ कोडान भी कहा जाता है। ठीक है, क्षारक यानी वही नाइट्रोजन बेस जो है, अनुक्रम UUU किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है, आपको बताना किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आप इसका आंसर करेंगे, किसका करता है, फेनिल एलाइनिन का। फेनाइल एलाइनिन का करेगा। किसका, फेनाइल एलाइनिन का करेगा, UUU। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। दूत आरएनए, दूत आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज को पहुंचाता है। मैसेंजर आरएनए में अनुलेखित आनुवंशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है। आनुवंशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है राइबोसोम पर। किसमें, प्रोटीन कहाँ पे बनती है, राइबोसोम में। ठीक है, कुछ वायरस जैसे कि HIV में आरएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है। कुछ वायरस जिसमें आरएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है, इस प्रकार के संश्लेषण को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। इस प्रकार के संश्लेषण को प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो आप जल्दी से इसका नाम बता दिए, एंजाइम का नाम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ठीक है, क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाता है। अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है जंपिंग जीन के बारे में। क्या बताएंगे, जंपिंग जीन किससे संबंधित है, यही ना, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, आपको बताना है जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। आपका आंसर एकदम सही आ रहा है, जल्दी से बता दिए कौन है जंपिंग जीन, बारबरा मैक्लिंटॉक। बारबरा मैक्लिंटॉक। ठीक, स्वतः उत्परिवर्तन की दर समानता होती है। स्वतः उत्परिवर्तन की दर समानता होती है, मतलब अपने आप से जो सेल्फ म्यूटेशन होता रहता है, कितना होता है, उसका स्पीड क्या होती है, 10⁻⁴ टू 10⁻�7 प्रति जीन। सभी जीन में इतने के दर से सेल्फ म्यूटेशन होता रहता है। ओपेरान सिद्धांत यानी ओपेरान अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया था, ओपेरान अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया था, तो आप कहेंगे एफ जैकोब और जे मोनार्ड ने। एफ जैकोब और जे मोनार्ड ने किया था। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम, वही आपको बताना, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है, आप बताएंगे 42 का आंसर बताएंगे। किसका, 42 का आंसर। तो आप कहेंगे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से अमीनो अम्ल बनता है, अमीनो अम्ल से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, आप बताएंगे फिर से, रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन, और उसके बाद डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन बनना या अमीनो अम्ल प्रोटीन का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है, वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार, वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक
कैंसर के लिए जिम्मेदार है, आपको ये बताना कैंसर के लिए जिम्मेदार है यूटीएक्स। किसका? यूटीएक्स। डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती हैं। डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती हैं, किसमें होती हैं? जल्दी बता दी। डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती हैं, आप बताएंगे किसमें होती हैं? तो जल्दी से बताइए। 44 का आंसर आप बता दीजिए क्या होता है। डीएनए अणुओं में प्रोटीन की एक्सान द्वारा, किसमें होता है? एक्सान द्वारा। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समागम कोडान क्रमशः होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन कोडान क्रमशः होता है, यानी जो स्टार्टिंग का है और जो किसका है, लास्ट का है, वो कौन सा होता है? जो काम को बंद कर देता है, काम को समाप्त कर देता है, उसके बारे में बताना है। 45 का आंसर करना है आपको। तो 45 में ये सभी हैं, AUG, UGA, AUG, UAA, AUG, GUC, UAG, तो ये सभी क्या हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उत्परिवर्तन किसमें होते हैं? उत्परिवर्तन किसमें होते हैं, यानी म्यूटेशन किसमें होता है? आरएनए में, इंट्रॉन्स में, प्रोटीन्स में, सिस्ट्रॉन्स में। आप बताएंगे किसमें होते हैं, तो आप कहेंगे किसमें होते हैं। तो उत्परिवर्तन किसमें होते हैं, तो आप कहेंगे किसमें होते हैं? सिस्ट्रॉन्स में होते हैं। किसमें होते हैं? सिस्ट्रॉन्स में होते हैं। किसमें? सिस्ट्रॉन्स में होते हैं। ठीक है। उसके बाद लुप्तबोध। लुप्तबोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है। लुप्तबोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं क्या करूं? लुप्तबोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है हसियाकार रुधिराणु अनीमिया। जब आपको एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी जिसमें ब्लड में कमी हो जाती है आयरन की, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो आरबीसी की कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? सिकिल सेल हो जाती हैं, जिसे हसियाकार कहते हैं। ठीक है। प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता? प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता? आपको बताना है प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, बताइए भाई। आरएनए पॉलीमरेज का। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, कौन सा है? तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। तो आप कहेंगे हसियाकार रुधिराणु कौन सा? अनीमिया। हसियाकार रुधिराणु अनीमिया। ठीक है। उसके बाद जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं। जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? आप ये बताएंगे। जीन स्तरों पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। और उसके बाद इनमें कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? कौन सा लक्षण ऐसा है जो लिंग संलग्न है? रतौंधी है, रंजकहीनता है, ल्यूकोडर्मा है, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया है। तो आप बताएंगे कौन सा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कौन है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। कौन है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया है। ठीक है। इस प्रकार से हमारे 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे अभी हमको चलना है। लगभग टोटल क्वेश्चन कितने? 200 प्लस क्वेश्चन है, तो आप करते रहेंगे। ठीक है। उसके पहले मैं बता दूं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। थोड़ा सा आप लोग अपने अपने यार से कहिए थोड़ा हंसे। वो कैसे है कि यार हंस रहा है, बारिश की जाए, तो उसे बताइए भाई बारिश वारिश की जाए, जो है थोड़ा सा बारिश हो। तो आप अपने यार से कहिए टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले। पेपर तो होता रहता है। आपके जितने यार हैं लगता है सब स्ट्रेस में आ गए, तनाव में आ गए, हंस नहीं रहे। कहिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन खुशहाल बिताते रहें। पेपर एक जीवन का एक हिस्सा है। पेपर देना, नौकरी पाना, जॉब करना, ये सब जीवन का एक हिस्सा है। ये तो चलता रहेगा। ठीक है। इसमें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। पता तनाव लेके पड़े हुए हैं, मुस्कुरा भी नहीं रहे। कहते थोड़ा हंसे उसे, थोड़ा बारिश हो। ठीक है। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव। देखिए जिंदगी में वो सुने ना, चिंता चिता से बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीवों को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता करके क्या फ़ायदा है? जितना चिंता करेंगे उतने परेशान होंगे। निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए। नहीं भाई, पेपर का एक हिस्सा है, हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। हम इतना दिन से किसका इंतजार कर रहे थे? इसी का ना, पेपर हो पेपर हो पेपर हो। मैं कहता हूं, मैंने तो बहुत बार आपसे कहा, कई वीडियो में मैंने आपसे बताया कि पेपर अगस्त में कराया जाए, अक्टूबर में कराया जाए, दिसंबर में कराया जाए। जब भी पेपर होगा आपको थोड़ी सी उसकी टेंशन रहेगी। और पेपर अभी टाल दिया जाए ना, जैसे आज मान लीजिए पेपर की डेट है आपकी 7-8 को है, 31 तारीख को 2016 वालों का,
और उसके बाद पीजीटी वालों का है, जीआईसी लेक्चर। अब ये पेपर अगर सरकार कह दे कि हम इसको अप्रैल के बाद कराएंगे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि कल से आप पढ़ाई बंद कर देंगे। ठीक, फिर कहें चल लो फरवरी से पढ़ेंगे, अप्रैल में पेपर है, काहे को अभी से जो है, अभी बहुत गर्मी हो रही। एक देखो, गर्मी सहना पड़ेगा, ताप को सहना पड़ेगा, जितने सहेंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, लेकिन यह उदाहरण कब बताएंगे? 100 क्वेश्चन के बाद। ठीक, 1 मिनट का हम थोड़ा सा वक्त देते हैं, आप थोड़ा सा इसमें अपना स्ट्रेस को कम कर लें। 100 क्वेश्चन के बाद आपको एक बहुत अच्छी बात हम बताने वाले हैं, जिसको अगर एक बार आप समझ गए, उस लाइन को, एक ही लाइन बताएंगे, उस लाइन को एक बार में अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। चलिए, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किए? अब बताइए भाई, मेंडल ने मटर के पौधे पर ही क्यों किए? अब वो पूछ रहा क्यों मटर पे ही किए। अरे उन्हें मटर आसानी से मिल गई होगी भाई, वह कर लिया, और क्यों कर लिए? तो हम ये तो नहीं बता सकते ना, हमको तो आंसर सही वाला देना पड़ेगा। तो सही वाला आंसर क्या है? उसमें क्या होता है? स्वपरागण होता है, यानी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अब अगर ऐसे कोई आपसे पूछ ले कि मटर पे क्यों किया, तो आप कहेंगे मटर पे किया, उनको मटर मिल गई होगी और क्यों कर ली। ठीक है, तो लेकिन अब बोर्ड जब पूछेगा क्वेश्चन तो हमको तो सही वाला आंसर देना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे? उसमें स्वपरागण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, कौन से परिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों यानी जीन्स के लिए किया जाता है? फिर से देखते हैं, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कौन से परिभाषिक शब्द का उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या अन्य रूपों के कारकों के लिए किया जाता है? आप बताएंगे कौन सा इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो 53 का आप आंसर कर देंगे। 53 का आंसर क्या हो जाता है आपका? एलील्स हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? यानी वर्णांध जो होते हैं, वर्णांध को क्या कहते हैं आप? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति होता है वह किन रंगों को नहीं पहचान पाता? आपको बताना है किन रंगों को नहीं पहचान पाते। वर्णांध जो होते हैं वो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते। किसको? लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते। यही कारण होता है कि इन्हें कहीं पे ट्रैफिक जैसी जगहों पे ड्यूटी नौकरी करने के लिए नहीं दी जाए, जैसे रेलवे में, ठीक है, आर्मी में, या पता चला जो है जो आपके पायलट होते हैं, इस तरह की इनको नौकरी नहीं दी जाती है। कंडीशन ये होती है कि वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है और उस मेडिकल टेस्ट में आपका एक कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। पता चला कि इधर से मेजर ने कह दिया कि बस युद्ध बंद, लाल झंडा लग गया ना ग्रीन वाला, वैसे कि युद्ध बंद, सब कुछ नॉर्मल हो गया, और ये इनको ग्रीन समझ में नहीं आ रहा है, एक गोली पे गोली चलाए जा रहे हैं, पता चला मेजर को ही मार दिए अपने। तो ऐसी स्थिति में इनको जो है नहीं दिया जाता। ठीक है, सेना हमारे लिए बहुत काम करती है, हम लोग यहाँ सुकून से हंस मुस्कुरा रहे हैं। तो हमारे ही परिवार से, आप ही के परिवार से और हमारे ही लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सीमा पे खड़ा होकर के सीमा की सरहद को सुरक्षित कर रहा है, जिससे हम यहाँ पे अपने देश में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसके लिए तो हमें एक लाइक बनती है, और इस सेना का शौर्य है कि हर एक व्यक्ति, कोई कितना भी धनाढ़ हो जाए, कोई कितना भी पैसे वाला हो जाए, लेकिन जब उसे देश की सुरक्षा की बात आती है, एक भारत की बात आती है, भारत में क्या कहते हैं देशभक्ति की बात आती है, तो नाम हर बार सेना का ही आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप भी देशभक्त बनिए, आप भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, आप करने योग्य हैं, लेकिन हम आप नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, और वह अपने ज़िंदगी का अपने परिवार से, अपने माता पिता से, भाई बंधु से, अपने पत्नी से, अपने बेटे बेटियों से दूर होकर के देश की सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मजाक अच्छा नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस की नौकरी नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर वो कलर ब्लाइंडनेस होंगे तो उन्हें कलर डिटेक्शन नहीं आएगा, और जब कलर को डिटेक्ट करने की उनके पास एबिलिटी नहीं होगी तो दे कैन लगातार वो फाइट करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है देश का भी और मनुष्यता का भी। ठीक है, एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती, नारी कैसी है? कलर ब्लाइंडनेस है, और उसकी शादी किससे होती है? एक नॉर्मल पुरुष से शादी हो जाती है। इनके बच्चे कैसे होंगे? चलिए देखते हैं। एक वर्णांध नारी, तो वर्णांध नारी होगी तो नारी क्या हो जाएगी? वर्णांध होगी तो दोनों पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन दिखा दीजिए आप, और नॉर्मल पुरुष होगा तो नॉर्मल पुरुष को XY से हम दिखा देते हैं। ठीक है, इनकी शादी हो जाएगी, तो जो पहली पुत्री पैदा होगी वो पुत्री कैसी हो जाएगी? वो पुत्री हो जाएगी कैसी? कैरियर हो जाएगी। पहली पुत्री क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। दूसरा जो पुत्र पैदा होगा वो दूसरा पुत्र कैसा होगा? वर्णांध हो जाएगा। फिर जो पुत्री पैदा होगी वो भी कैसी हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी, और पुत्र कैसा होगा? वर्णांध होगा। यानी
परिवार में क्या होगा, क्या सिचुएशन आएगी आपको बताना है, तो आप इसका आंसर करेंगे। जल्दी बताइए क्या सिचुएशन आएगी ऐसी स्थिति में। तो आपको मैंने करके दिखा दिया। अब सिचुएशन क्या आएगी, सिचुएशन आएगी वर्णांध पुत्र पैदा होगा और पुत्रियां जो होंगी वो कैसी होंगी, कैरियर होंगी। सभी पुत्रियां कैसी होंगी, कैरियर होंगी। बार बाडी कहाँ होता है, बार बाडी आपको बताना कहाँ होता है, बार बाडी कहाँ होता है, तो जल्दी से आंसर करिए। बार बाडी कहाँ होता है, बार बाडी होता है स्त्रियों की दैहिक कोशिकाओं में। बार बाडी कहाँ होता है, स्त्रियों की दैहिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। आर्किडेक्टोमी, आर्किडेक्टोमी आपको बताना, आर्किडेक्टोमी से किसे काटकर हटा देते हैं। आर्किडेक्टोमी में किसे काटकर हटा दिया जाता है, आर्किडेक्टोमी में वृषणों को काट के हटा देते हैं। इसको क्या कहते हैं, वृषण को टेस्टिस कहते हैं, काट के हटा दिया जाता है। मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो आप कहेंगे पिता के लिंग गुणसूत्रों से। किससे, पिता के लिंग गुणसूत्रों से, ठीक। मानव में अधिकांश लिग्न सहलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं, मानव में अधिकांश लिग्न सहलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं। कैसे होते हैं, तो आपको इसका आंसर करना है कैसे होते हैं लिग्न सहलग्न लक्षणों के जीन। यक्ष गुणसूत्र में, किसमें होते हैं, यक्ष गुणसूत्र में होते हैं। किसी रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता। किसी रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है। आंसर आपको बताना है किसमें ऐसा होता है, किसमें एंटीजन ए और बी होंगे लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। तो आपको इसका आंसर करना है, आंसर आपका सही है ए और बी। रक्त वर्ग कौन सा होगा, ए और बी। संसार में मानव आबादियों में यक्स वाई लिंग निर्धारण के आधार पर पुरुष और स्त्रियों की संख्या का अनुपात कैसा होता है। देखो यक्स और यक्स वाई के आधार पे अगर हम निकालें तो पुरुष और स्त्रियों का अनुपात कितना आता है, इसमें बराबर बराबर आता है, 50-50% आते हैं, यानी 1:1 का रेशियो आएगा। समान अर्थात मोनोजाइटिक युग्मक होते हैं, समान अर्थात मोनोजाइटिक युग्मक होते हैं। आपको बताना कौन सा युग्मक है जो समान तथा मोनोजाइटिक होते हैं। आप कहेंगे जब जाइगोट के प्रथम विदलन में उसी संतत कोशिकाएं पृथक होकर के, ठीक है। अब देखिए जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद उसमें क्लीवेज शुरू हुआ। जब क्लीवेज शुरू हुआ तो क्लीवेज सेल के अंदर होता है, ठीक है, जाइगोट के अंदर वाली सेल में ही होता है। लेकिन एक क्लीवेज हुआ और क्लीवेज में क्या हो जाए, दो अलग अलग जीव बन जाए, क्या हो जाए, दो सेल बन जाए क्लीवेज में, फर्स्ट क्लीवेज में। अब ये भी डेवलप करके क्या बना ले, ये भी डेवलप करके एक जीव बना ले और ये भी डेवलप करके क्या बना ले, एक जीव का निर्माण कर ले। ऐसी कंडीशन में सामान्य जुड़वा पैदा होते हैं। क्या होते हैं, सामान्य जुड़वा, यानी इसे क्या कहते हैं आप, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। यह आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ये दोनों पुरुष होंगे, अगर ऐसी कंडीशन होगी ये दोनों पुरुष होंगे, ये दोनों स्त्रियां भी होंगी। अगर सामान्य रहेंगी तो दोनों स्त्रियां भी हो सकती हैं, दोनों पुरुष हो सकते हैं, ठीक है। इनके रंग रूप शरीर के आकार प्रकार बनावट जैसा होता है सब कुछ एक जैसा होगा। जैसे आप देखते हैं कभी कभी कपिल शर्मा का शो अगर आप देखे होंगे तो उसमें देखते होंगे कौन आते हैं, चिंकी और पिंकी। चिंकी और पिंकी क्या आते हैं, दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक है। उसमें पहचानने का एक ही लक्षण है, एक लेफ्ट हैंडेड होगा और एक राइट हैंडेड। हालांकि यह प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन मोस्टली एक लेफ्ट हैंडेड होती हैं और एक राइट हैंडेड होंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, ठीक है। अगला, मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी होती है। मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या होती है 22। कितनी होती है, 22 जोड़ी, यानी नंबर में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नंबर में, 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है वंशानुगत की इकाई क्या है। वंशानुगत की इकाई क्या है, यानी आपको बताना है वंशानुगत की इकाई। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, 64 का क्या होगा। वंशानुगत की इकाई क्या है, आपका जीन है। वंशानुगत की इकाई क्या है, जीन है। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं। ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं, आप बताइए किसका रक्त ओ वर्ग वाले को दिया जा सकता है। 65 का आपको आंसर करना है, जल्दी से बता दीजिए। केवल ओ वाले का, किसका रक्त दे सकते हैं, केवल ओ वाले का, ठीक है। उसमें भी आप जानते हैं कि उसमें जीन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे O-, O+। तो इसके लिए आप इसको, अगर आपने सुल्तान मूवी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा O- के ब्लड ग्रुप को लेकर के समस्या थी। इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवंशिक लक्षण है, कह रहा कौन सा ऐसा है जो मानव का एक प्रबल आनुवंशिक लक्षण है। आप कहेंगे RH फैक्टर, ठीक है। उसके बाद A और B नामक एल्ग्यूटेनोजेंस किसमें होती हैं, या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है। तो आपको बताना किससे होता है, लाल रुधिराणुओं से। किससे होता है, लाल रुधिराणुओं से, यानी RBC से।
मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने चला है? मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने बताया था? आपको बताना, यानी रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। वर्णांधता के वाहकों का काम कौन से व्यक्त करते हैं? वर्णांधता के वाहकों का काम कौन व्यक्त करता है? आपको 69 का आंसर करना है। कौन व्यक्त करता है? तो आप कहेंगे 69 का कौन आंसर होगा आपका? स्त्रियां। वर्णांधता के वाहकों का कार्य कौन करती हैं? स्त्रियां करती हैं। और भारतीय जनता में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में RH तत्व पाया जाता है? भारतीय जनता में लगभग कितने प्रतिशत लोगों में RH तत्व यानी RH फैक्टर पाया जाता है? जल्दी से बताइए, RH फैक्टर कितने % लोगों में पाया जाता है? 70 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। 55% में RH फैक्टर पाया, 95% में क्या पाया जाता है? RH फैक्टर पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ से है। अगला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करने। अगला प्रश्न आपका है, भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस रोग किससे संबंधित होता है या किस कारण से होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस किसके कारण होता है? तापेंगे लाल रुधिराणुओं के अभिश्लेषण के कारण। किसके? ठीक, चलिए। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में किसकी कमी पाई जाए? लाल रुधिराणुओं में एंटीजन A एवं B हैं, तो इसके सीरम में होंगे। इसके सीरम में क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। सीरम में कौन पाया जाएगा? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जब AB दोनों होगा तो एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? ए को किसका रुधिर दे सकते हैं? आपको बताना। ए रुधिर वर्ग को किसका रुधिर दे सकते हैं? तो आप बताएंगे किसका रुधिर दे सकते हैं। ए को ए का रुधिर दे सकते हैं, और O वाला सबको देता है तो O का दे सकते हैं। ठीक है। जब दाता X और प्रापक पाने वाला Y एक ही रुधिर वर्ग के होते हैं तो रुधिर आदान में रुधिराणुओं का अभिश्लेषण क्यों हो जाता है? कह रहा दाता X है और प्रापक Y है, यानी दो लोग हैं, एक दे रहा है एक ब्लड को ले रहा है। ऐसे में क्या होता है कि दोनों के रुधिर वर्ग भी समान हैं, तो रुधिर आदान के समय अभिश्लेषण मतलब रक्त जमने क्यों लगता है, ये आपको बताना है। तो इसका 74 का आंसर करेंगे। ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे RH फैक्टर काम करने लगता है। X RH फैक्टर पॉजिटिव होगा और जबकि Y क्या होगा? RH फैक्टर निगेटिव होगा, जिसके कारण ये समस्या आने लगती है। जीव विज्ञान के अनुसार कौन सा विवाह संबंध अनुपयुक्त या गलत होगा? अर्थात जिसमें एरिथ्रोब्लास्टोफिटैलिस RH फैक्टर रोग की संभावना है। कह रहा कौन सा विवाह गलत हो जाएगा जीव विज्ञान के हिसाब से? तो RH पॉजिटिव पुरुष की शादी अगर RH निगेटिव महिला से हो जाए तो वह कैसा होगा? आपका नुकसानदायक होगा। किस परिस्थिति में एक नारी ही वर्णांध हो सकती? किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है, यानी नारी भी क्या हो जाती है? वर्णांध हो जाती है। ठीक है। तो आप बताइए कौन सी ऐसी परिस्थिति? यदि उसके पिता वर्णांध हो और माता वाहक हो। अगर पिता वर्णांध होगा तो पिता का क्या होगा? XY ये वर्णांध हो जाएगा, माता वाहक होगी तो ये एक्स मिलेंगे और XC हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? आप तुरंत जानते हैं कौन हो जाएगा, तो आप बता दीजिए। वो वर्णांध हो जाएगी। जो पुत्री पैदा होगी वो क्या होगी? वर्णांध हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मंगोली जड़ता यानी डाउन सिंड्रोम। अच्छा, डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होता है? डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होती है? तो आप बताइए डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? आप बताएंगे 46 क्रोमोसोम के जगह पे 47 क्रोमोसोम हो जाए, यानी 46 क्रोमोसोम के बजाय गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाए? क्रोमोसोमों की 47 हो जाती है। कुछ लोगों के 5, 6 या अधिक लड़कियां हो जाती हैं। कुछ लोगों के 5, 6 या अधिक लड़कियां हो जाती हैं, लड़का कोई नहीं होता क्योंकि। अब आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। क्योंकि संयोग से केवल X गुणसूत्र वाले शुक्राणु ही अंडाणुओं का निषेचन करते हैं। और क्यों? यही कारण ही होगा। चलिए, एक वर्णांध पिता और सामान्य होमोजाइगस माता से पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता और हेट्रोजाइगस माता की पुत्री से होता है। इनके बच्चे कैसे होंगे? फिर से देखते हैं। एक वर्णांध पिता है, ठीक, एवं सामान्य होमोजाइगस माता के पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता और हेट्रोजाइगस माता की पुत्री से होता है,
तो ऐसे बच्चे कैसे होंगे, ऐसे बच्चे कैसे होंगे, तो इसका आपको क्रॉस करके निकालना होगा। डायरेक्ट मैं आंसर बताते रहा हूँ। सब सामान्य या कुछ समान और कुछ वर्णांत पुरुष होंगे। ठीक। मानवों में भ्रांत यमक तब बनते हैं जब, भ्रांत यमक तब बनते हैं जब, इसका आंसर बताना है। भ्रांत यमक तब बनते हैं जब अंडाणुओं का निषेचन एक ही शुक्राणु द्वारा होता है और जाइगोट के प्रथम विदलन में कोरक खंड पृथक हो जाते हैं, या दो अंडाणुओं का लगभग एक ही निषेचन हो जाता। हाँ देखिए, अगर कह रहा है कि दो अंडाणुओं का निषेचन एक साथ हो जाता है तो वहां पर कौन बनता है, भ्रांत। जैसे स्पर्म तो बहुत जाते होते हैं, किसी हार्मोनल कारण से अंडाणु दो निकले हों और दोनों अंडाणु क्या करें, फर्टिलाइज हो जाएं, ऐसी कंडीशन में जो यमक बनेगा उसे अनआइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, या आप उसे क्या कहते हैं, भ्रांत यमक कहते हैं। ठीक, यमज कहते हैं, यमज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 81 क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। जल्दी से बताइए 81 का आंसर क्या होगा। चलो भाई आगे मूव कर जाओ। हाँ, ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम होता है, आपको बताना ऑटोसोम। ऑटोसोम बताइए क्या होता है। ऑटोसोम होता है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी गुणसूत्र को क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, आप बताइए। किसी वर्ग का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, आप कहेंगे व्यक्ति में उपस्थित जीन पर। किस पे, व्यक्ति में उपस्थित जीन पर निर्भर करता है। यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संतानें आधी सामान्य व आधी रंजकहीन होती हैं, तो स्त्री है। कह रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो आधा सामान्य आ रहे हैं, आधा कैसे आ रहे हैं, आधा रंजकहीन आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये माता पिता कैसे थे, तो आप कहेंगे हेट्रोजाइगस सामान्य थे। कैसे थे, हेट्रोजाइगस सामान्य थे। आगे बढ़ जाते हैं। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सब संतानें रंजकहीन होती हैं। क्या होंगी, सभी संतानें रंजकहीन होंगी। रंजकहीनता पाई जाती है मानवों की, रंजकहीनता पाई जाती मानवों की सभी प्रजातियों में। किसमें, सभी प्रजातियों में। और उसके बाद इनमें कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है। कह रहा कौन सा ऐसा लक्षण है जो लिंग संलग्न नहीं है, आपको इसका आंसर करना है। लिंग संलग्न नहीं है तो आप कहेंगे लिंग संलग्न लक्षण नहीं है, सिकिल सेल एनीमिया। कौन, सिकिल सेल एनीमिया। बाकी वर्णांतता और हीमोफीलिया एक ऐसे हैं लिंग संलग्न। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होती, खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होती, यानी किसकी संतान है और भी संकर विधि द्वारा पैदा किया गया खच्चर। तो खच्चर आप बताएं किसकी, गधी का और घोड़ी और गधी का संतान है, गधे का संतान, घोड़ी और गधे का संतान है। ठीक है, उसके माता पिता कौन है, घोड़ी है माता और पिता कौन है, गधा। यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त हैं, यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त हैं और माता हेट्रोजाइगस हैं, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की कितने परसेंट संभावना है, 100% संभावना है। कितने प्रतिशत संभावना, तो आप कहेंगे कितने प्रतिशत। अच्छा एक मिनट ये कैसे हैं, अच्छा ये हेट्रोजाइगस, माता हेट्रोजाइगस है, तो आपको बताना बालक की कितने परसेंट संभावना है, तो आप कहेंगे 50% है। हेट्रोजाइगस है ना, कितने परसेंट हो जाएगा, 50%। यदि ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतान कौन से रुधिर वर्ग की होगी। कह रहा है पिता का रुधिर वर्ग ए है, माता का रुधिर वर्ग क्या है, माता का रुधिर वर्ग बी है, तो संतान कौन से रुधिर वर्ग की होगी, आपको इसका आंसर करना है। संतान कौन से रुधिर वर्ग की होगी, जल्दी से बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, 89 का आंसर करना है। जल्दी बताइए 89 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए 89 का आंसर। लिंग संलग्न वंशांगत को पहचानने की विधि हो सकती है, लिंग संलग्न लक्षण को पहचानने की विधि हो सकती है, वंशांगत को पहचानने की विधि हो सकती है। कौन सी विधि हो सकती है, आप बताएंगे कौन सी विधि हो सकती है, जल्दी बताइए। 90 का आंसर हो जाएगा पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान होती हैं।
आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीनोटाइप। आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं का रक्त दे सकते हैं? बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं का रक्त दे सकते हैं? आप बताएंगे किन दाताओं का रक्त दे सकते हैं, तो आप कहेंगे ओ और बी का। किसका? ओ और बी का। मानव में क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति क्या है? मानव में क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति है 22 प्लस XY या 22 प्लस 1। ठीक है, 22 ऑटोसोम और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? उसके बाद क्या है? उसमें 21 जोड़ी ऑटोसोम और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। उसके बाद क्या है? देखिए यहाँ दिया है 22 जोड़ी ऑटोसोम, ठीक, और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, तो आपका यही सही होगा। यहाँ पे जोड़ी लिख देता ते भी सही हो जाता, लेकिन डायरेक्ट 22 ऑटोसोम लिखा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बाणांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो जा सकती है, लेकिन फिर उस लड़की का पुत्र बाणांध हो सकता है, अतः बाणांधता का जीन उपस्थित होता है। कह रहा एक बाणांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है, लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र बाणांध हो सकता है, अतः बाणांधता का जीन उपस्थित है किसमें? अब आपको बताना है किसमें बाणांधता का जीन पाया जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप बताएंगे किसमें पाया जाएगा? यक्ष गुणसूत्र पर पाया जाता है। रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होता है? रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होता है? टायरोसिनेज। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। टायरोसिनेज किसके वजह से होता है? टायरोसिनेज की वजह से। ठीक है, फेनिल कीटोन्यूरिया या फेनिल कीटोन्यूरिया। ठीक है, फेनिल कीटोन्यूरिया के बारे में बताएंगे क्या है? ऊतकों में फेनाइल एलेनिन की मात्रा का बढ़ जाना। ऊतकों में फेनाइल एलेनिन की मात्रा का क्या होना? इंक्रीज कर जाना, बढ़ जाना। ठीक है, एंटीसीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं, एंटीसीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं कौन? एंटीबॉडीज। एंटीसीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं कौन? एंटीबॉडीज। यदि सामान्यतः कोई रोग पुरुषों में अधिक होता है और स्त्रियां रोग के जीन के वाहक का कार्य कर रही हैं, तो यह रोग कौन सा है या यह जीन कौन सा है? आपको इसको बताना है, यह जीन कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए, तो आप कहेंगे सुप्त है और यक्ष क्रोमोसोम से उत्परिवर्तन के द्वारा बनता है। एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? एलील का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? आपको बताना एलील का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होगा, तो आप कहेंगे किस प्रक्रिया में? अर्धसूत्रण की प्रक्रिया में होता है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे 100 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला। इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखिए जब आप जीवन में कोई काम करते हैं तो बहुत सारे लोग पहले उसका विरोध करेंगे, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है? आपके साथ चलते हैं। उसी तरह से एजुकेशन है, पढ़ाई है, शिक्षा है। ठीक है, आप जब पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिग्भ्रमित करती हैं, चाहे पिक्चर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ छोड़ दी। मैंने कभी नहीं कहा, मैं जितनी बार इस तरह की बातें मैं किया हूँ आपसे, या मोटिवेशन वीडियो या इस तरह की वीडियो में, तो मैंने उसमें यही कहा है कि रिलेशन ऐसी चीज़ है जो आप बनाएं, बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। रिलेशन दुनिया में सबसे पवित्र चीज़ मानी जाती है, लेकिन अगर कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है या कोई आपको चीट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उसी प्रकार से निकाल के फेंक देना चाहिए जैसे कि दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। यानी उस समय ये मत सोचिए कि ये हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारे रिश्ते का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति चीट कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो उस व्यक्ति को धीरे से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए और अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र रूप से जिए। जब तक आप उस व्यक्ति को ये देते रहेंगे, हाँ चलो वैल्यू दीजिए, वैल्यू देना चाहिए, रिश्ते में वैल्यू देना चाहिए, लेकिन आपके वैल्यू को अगर आपकी मूर्खता समझी जाए तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आप लायक नहीं है, उस व्यक्ति से तुरंत रिश्ता तोड़ देना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता रिश्ते तोड़िए, रिश्ते जोड़ना, जीवन कितने पल का ये पता नहीं, रिश्ते जोड़ना चाहिए। जैसे आपसे हमारा रिश्ता है, आपने सब्सक्राइब किया और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम आपके लिए काम ना करें तो फिर आपको रिश्ता हमसे तोड़ ही देंगे। आपको कौन सी ज़रूरत पड़ी है चैनल को विजिट करने की? उसी तरह से आप, अगर आपके जीवन में कोई है या नहीं है, हर एक दोस्त होते हैं, सबके
फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड सर्किल होते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें हम लोग कहते हैं एनर्जी वेम्पायर कहते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था, आपको पहले वीडियो मैंने बताया था एनर्जी वेम्पायर से संबंधित। तो मैंने कहा था कि एनर्जी वेम्पायर जो एनर्जी को सक करते हैं, ये हमारे बड़े खास लोग होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और हमारे परिवार की तरफ से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत विरोध किया कि क्या है, इस तरह से क्यों बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जिसकी वजह से हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया। तो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीच में बता रहा हूँ ना, तो ये लोग जो परिवार के सदस्य होंगे ना, उनको इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो इतना दूर तक देखेंगे नहीं। तो जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं उनका काम होता है कि आपको नुकसान पहुंचाना, आपकी एनर्जी को सक करते हैं। तो उनसे थोड़ा सा सजग रहा करिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अपने वक्त का आप नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, वक्त का जायज़ फ़ायदा उठाइए जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा सर्वथा, ठीक है। चलिए अब बातें नहीं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। 1 मिनट हम आपसे बताया ना, 50 क्वेश्चन के बाद हम 1 मिनट आपसे बात करेंगे। चलिए, क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन है? कह रहा क्रोमोसोम को सबसे पहले परिभाषित करने वाले उपयोगकर्ता का नाम बताना है। कौन है वो सज्जन प्राणी? तो वो सज्जन प्राणी जो है वाल्डेयर है। क्या नाम है उनका? वाल्डेयर है। कौन है? वाल्डेयर। क्रोमोसोम के सबसे पहले शब्द कौन रखा था? वाल्डेयर ने। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? लिंग परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। यह पिंड किससे संबंधित होते हैं? किसी भी खेल में, यहाँ पर ओलंपिक का नाम दे दिया। जब आप किसी भी मेडिकल लाइन, जैसे आप जाते हैं, जैसे डिफेंस में जाएं या आप एथलीट हों, तो ऐसी स्थिति में आपका मेडिकल होता है और उस मेडिकल में आपको चेक किया जाता है। तो आप बताइए कैसे चेक करते हैं? तो कहाँ से पता चलता है? यक्ष गुणसूत्र से। कहाँ से? यक्ष गुणसूत्र से पता चलता है। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? आपको बताना। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? आपको बताना। जल्दी से बता दीजिए किसका करता है? तो आप कहेंगे रुधिर वर्ग का। बहुगुण किस में पाया जाता है? रुधिर वर्ग में। लिंग संलग्न वंशानुगत के खोजकर्ता थे। लिंग संलग्न रोग वंशानुगत के खोजकर्ता कौन थे? तो उन सज्जन प्राणी का नाम बताइए कौन थे? जल्दी से बता दीजिए। मार्गन। कौन थे? मार्गन थे, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बताइए कि टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? जल्दी से आंसर कर दिए। टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? लिंग गुणसूत्र एन यूपोलाइडी। लिंग गुणसूत्र एन यूपोलाइडी। आपसे प्रश्न पूछा गया है बीएचयू में, तो आपसे भी पूछा जाएगा। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्त होता है। कह रहा अगर 21वीं जोड़ी क्या हो जाती है? डबल होते से, डबल से क्या हो जाए? ट्रिपल हो जाए, यानी ट्राइसोमिक हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? आप बताएंगे। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम का व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति हो जाता है? डाउन सिंड्रोम का हो जाता है। किस जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? क्या कहते हैं? किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं फिनोटाइप्स। क्या कहते हैं? फिनोटाइप्स। लक्षण जिनके जीन्स यक्ष गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं। लक्षण जिनके जीन्स यक्ष गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिग्न संलग्न लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिग्न संलग्न लक्षण कहलाते हैं। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिक नहीं हो सकता? मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिक नहीं हो सकता? आपको इसका आंसर करना है। कौन सा लक्षण आनुवंशिक नहीं हो सकता? इन्फ्लुएंजा। कौन सा? इन्फ्लुएंजा। हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशानुगत में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप से उद्घाटित होता है? आपको बताना किस जीनोटाइप से उद्घाटित होता है। तो आप कहेंगे एएस से। किससे? एएस से। और वे जीन जो वाई गुणसूत्रों के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं। कह रहा वे जीन्स जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपको इसका आंसर करना है। क्या कहलाते हैं? हेलेंड्रिक जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलेंड्रिक जीन कहलाते हैं। इनमें कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का होगा? कह रहा कौन सा ऐसा गुणसूत्र वाला व्यक्ति है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा। XXY, इसे क्या कहते हैं आप? थर्ड जेंडर कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य के किस लक्षण की वंशानुगत के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती? मनुष्य के किस लक्षण की वंशानुगत के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं? आपको बताना है। एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं त्वचा के रंग में। किसमें? त्वचा के रंग में। मेंडल का जन्म
किस देश में हुआ था? मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? आपको बताना है मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे? मेंडल का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? आपको बताना है भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। जल्दी बताइए 114 का आंसर क्या होगा? आप कहेंगे बारपिंड से। यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? माँ का O है और पिता का क्या है? AB है, तो एक्सपेक्टेड आपको ब्लड ग्रुप बताना है क्या हो सकता है? जल्दी बता दीजिए। 115 का आपको आंसर करना है, A और B होगा। चलिए, लगभग 50% व्यक्तियों का रक्त RH पॉजिटिव है जबकि शेष व्यक्तियों का रक्त कैसा? RH नेगेटिव है। एलिसा परीक्षण किसी व्यक्ति के कैंसर होने की जांच के लिए प्रथम एलिसा परीक्षण किसी व्यक्ति की कैंसर रोग होने की जांच के लिए प्रथम तथा सर्वाधिक प्राथमिक परीक्षण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब आपको बताना केवल एक सही, केवल दो सही, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो सही है। आपको इसका आंसर करना है कौन सा इसका सही होगा। ना तो एक ही सही है और ना ही दो सही, दोनों नहीं सही है। ठीक है। एलिसा परीक्षण उसके लिए एड्स की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है। रक्त समूह O की माता का बच्चा रक्त समूह O का है। रक्त समूह O की माता का बच्चा रक्त समूह O का है। बच्चे का पिता किस रक्त वर्ग का हो सकता है? कह रहा बच्चे का पिता किस रक्त वर्ग का हो सकता है, यानी माता और पुत्र का जो बच्चा है दोनों का रक्त समूह O है तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? आपको निकालना होगा। जल्दी बताइए। O भी O का ही होगा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो उनके बच्चे में संभावित रक्त वर्ग क्या हो सकता है? उनके बच्चे में संभावित रक्त वर्ग हो जाएगा A और B। क्या होगा? A या B? क्या होगा? A या B? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 119 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, बीमारियां एक उत्परिवर्तनीय जीन के कारण होती है, यानी म्यूटेंट जीन के कारण कौन सी बीमारी होती है इसके बारे में आपको बताना है। म्यूटेंट जीन के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे सभी हो जाते हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर कौन सा? उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु अपने माता पिता में से प्रत्येक से 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम वंशानुगत के रूप में प्राप्त करता है। अच्छा, डीएनए कहलाने वाला आनुवंशिक तत्व गुणसूत्रों में अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन कैसा है भाई? इसमें बताना कौन सही है आपका उपर्युक्त में से सही है। तो बी वाला तो मान लीजिए आपका सही है, ए वाला आपका क्या है? गलत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? 1 to 1 का आंसर करना है। किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड का। किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड का। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए तो आपको 4 दिए गए हैं, आपको बताना है। चलिए इसकी व्याख्या को हम लोग पहले कर लेते हैं। मानव भ्रूण का क्लोनीकरण सर्वप्रथम मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। इस देश में स्थित एडवांस सेल टेक्नोलॉजी ACT संस्था द्वारा सर्वप्रथम मानव भ्रूण का क्लोनीकरण नवंबर 2001 में किया गया था। यह एक बायोटेक्नोलॉजी की संस्था है। क्या है? यह एक बायोटेक्नोलॉजी की संस्था है। आपको यही व्याख्या से ही मतलब भी है, बाकी चीज़ें आपको छोड़ देना है। थैलेसीमिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थैलेसीमिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और उसके आंसर को क्या है आपको बताना है। यह रक्त विकार से संबंधित बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी जो माता पिता से बच्चों में फैलती है। यदि माता पिता दोनों थैलेसीमिया से ग्रसित हों तो बच्चे प्रसव के 4 में से एक 25% बच्चे में थैलेसीमिया से ग्रसित होने का खतरा है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। इसमें से जो आपका सही है वो है चारों कथन सही हैं। कितने? 4 के चारों कथन आपके क्या हैं? सही हैं।
और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, बीएड में आपसे पूछा जा सकता है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। आपके जूनियर का पेपर है सितंबर में, उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में पेपर होगा, तो अगर सितंबर में पेपर होगा तो हो सकता है विश्व थैलेसीमिया दिवस आपसे पूछा जाए, तो याद रखिएगा, ठीक है। एलोसोम होते हैं, एलोसोम होते हैं, क्या होते हैं एलोसोम, तो आप बताएंगे एलोसोम होते हैं, क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद पीड़कों के प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है, रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। आप कहेंगे केवल 1, 2 और 4 में। 1, 2 क्या है, 1 में है सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, 2 क्या है उत्पादों के पोषी मान बढ़ाना, और 4 क्या है उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, ठीक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार वादों के अपराधों की पहचान हेतु महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व वीर के सूक्ष्म नमूने प्राप्त होते हैं। आपके उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने बच्चे को डीएनए परीक्षण के बाद स्वीकार किया था। क्या नाम था, एन.डी. तिवारी। तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बता दीजिए। 126 का आर, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती किसको, खून को प्रभावित करती। किसको प्रभावित करती, खून को प्रभावित करती है। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है क्या प्रयुक्त किया जाता है, फ्लोरेसेंट पाउडर। और उसके बाद निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर क्या करिए, विचार करिए। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा इसमें। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रव्य नरबंधता, जीन निरवता, तो आपको बताना कौन सा इसमें सही है। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सही है। 129 का आंसर करिए। 129 का आंसर आपका होता है कौन सा, बी। 2 और 3 आपका सही है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। किसी व्यक्ति के जीवमिति पहचान हेतु, किसी व्यक्ति के जीवमिति पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम वीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा से प्रयोग में लाया जाता है, यानी क्रम वीक्षण के अलावा कौन सा काम में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो 130 का आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बता दिए। 130 का आंसर आपका हो जाता है कौन सा, तो यहाँ पे कोट दिया गया, कोट के माध्यम से बताना है। कोट कहाँ पे, यहाँ पे है। तो 1, 2, 3 आपके सही हैं। कौन सही हैं, 1, 2, 3 आपके सही हैं। परितारिका क्रम वीक्षण, दृष्टि पटल क्रम वीक्षण, वाक्य अभिज्ञान पर, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौहयुक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। अब आपको इसको बताना है कौन सा इसमें सही होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसमें आपका जो सही होने वाला है वह आपका है, जल्दी से बताइए। 131 का आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4। 1 क्या है, रक्त ऑक्सीजन के संचार करता है, लौहयुक्त से बना होता है, और यह लाल रक्त में रंग प्रदान करता है, तो सही है। चलिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। कौन सा ऐसा है जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, आप कहेंगे ओ समूह। कौन सा, ओ समूह। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है, असाधारण वृद्धि होती है, तो आप कहेंगे किसमें, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। किसमें, श्वेत रक्त की कोशिकाओं की संख्या में। और जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, यही आपको आंसर करना 134 का। तो आप कहेंगे उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। अधिरक्त स्राव, अधिरक्त स्राव क्या है, अधिरक्त स्राव क्या है, तो अधिरक्त स्राव क्या है आपको बताना। अधिरक्त स्राव क्या है, तो अधिरक्त स्राव आपका है क्या, जल्दी बता दीजिए। 135 का आंसर करिए। क्या है, एक आनुवंशिक विकार है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, आप कहेंगे जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन। क्या है, उत्परिवर्तन है। इस प्रकार से आनुवंशिकी के सभी प्रश्न आपके खत्म होते हैं। अब हम लोग जैव
विकास में इंटर करेंगे और जो विकास के टोटल 45 क्वेश्चन है। उसके बाद का अगला चैप्टर भी आज मिस हो गया इसमें, तो चलिए 45 क्वेश्चन करेंगे। लगभग यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, 136 क्वेश्चन थे, तो नियर अबाउट 180 क्वेश्चन तक आपका पहुँचेगा। जैव विकास के सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे, फिर उसके बाद क्लास को आगे बढ़ा देंगे। मैं आपको पुनः बता दूं कि इसके तुरंत बाद आपको कल, आज की शाम को नहीं, आज आपका सैटरडे, संडे को आपको लगभग 2 वीडियो दिए जाएंगे संडे को, और संडे को 2 वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन जो जंतु जगत से संबंधित होगा। मैंने आपको शुरू में बताया कि जितने जंतु जगत के क्वेश्चन हैं आपको उसमें कराए जाएंगे। और उसके बाद आपका एक बचेगा, क्या बचेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित, जैसे चिकित्सा प्रौद्योगिकी है, जेनेटिक्स है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उससे संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। और उन सभी प्रश्नों को कराने के बाद हमारे पास एक बचेगा विज्ञान और पर्यावरण। तो आपका पर्यावरण और जो है क्या कहते हैं उसको, पारिस्थितिकी तंत्र, तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 सीरीज अभी आनी बाकी, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ट्यूसडे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके ट्यूसडे तक कंप्लीट होने के बाद 1-2 दिन आप रेस्ट करिए। उसके बाद ट्यूसडे तक कंप्लीट होते होते आपकी 20 तारीख आ जाएगी। उसके बाद एक मॉडल पेपर आपको रोज़ मिलेगा, और एक मॉडल पेपर के साथ आपको दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 500 इंग्लिश मीडियम के, यानी इंग्लिश के 500 आपको की पॉइंट मिलेंगी। और इस प्रकार से हम उसे 20 की पॉइंट लेके आने वाले हैं, जिससे आपके कम से कम 10,000 क्वेश्चन होंगे। और उसका PDF भी आपको दिया जाएगा। वह PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम से दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, और आराम से उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अभी तक के आए हुए सभी क्वेश्चन को पॉइंटेड रूप से आपको प्रदान कर दिया जाएगा। आप उसका आराम से निकाल करके उसे रख लीजिएगा, जब चाहिए रिवीजन करिएगा, आराम से GIC दीजिए, PGT दीजिए। और ये सब करने में हम 5 अगस्त तक की टाइम ले रहे हैं। 5 अगस्त तक हम पूरे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। 5 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आपकी सभी क्लासेस बंद रहेंगी। फिर उसके बाद 17 अगस्त तक पेपर तक बंद रहेंगी। जैसे ही पेपर ख़त्म होता है 20 तारीख को, कुछ लोगों का इसमें से पेट का एग्ज़ाम है, पेट का भी फॉर्म भरे हैं, पेट का एग्ज़ाम दे लेंगे। 21 तारीख से 21 अगस्त से आपकी क्लासेस फिर कंटिन्यू हो जाएंगी, और फिर हमारा पूरा फोकस होगा किस पे, GIC लेक्चरर पे। तो इस तरह से पूरा शेड्यूल सेट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। तो जैसा भी होगा हम आपको फिर मैसेज करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों, अब क्वेश्चन देखते हैं, बात नहीं करेंगे। 45 क्वेश्चन है, 45 नहीं 57 क्वेश्चन है, और टोटल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। कह रहा है सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। क्या, किस रूप से स्पष्ट किया जाता है? तो आप कहेंगे, किस कहते हैं, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, जिस अंग का आप उपयोग करते हैं वो बना रहता है, जिसका उपयोग नहीं करते हैं वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसे आप वेस्टिजियल आर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टिजियल आर्गन कहते हैं। जैसे अवशेषी अंग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। जैसे आपका है बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ईयर पिन्ना, ये सब क्या है, आपके वेस्टिजियल आर्गन। ठीक है। जीवों के आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। जीवों के आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। कौन सा ऐसा है जो मूल स्रोत है? तो आप कहेंगे कौन है, उत्परिवर्तन। कौन है? उत्परिवर्तन। जीवन संघर्ष और जीवतम योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है, किससे है? तो आप कहेंगे योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे किससे है। तो आपका आंसर होगा किससे? डार्विनवाद से। किससे है? डार्विनवाद से। प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं। प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं। कौन है? तो आप बताएंगे कौन है, तो जल्दी बता दीजिए। जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है। जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्या होती है? क्षमता होती है। इनमें से किस समूह की सब रचनाएं मानव में अवशेषी हैं? इनमें से किस समूह की सब रचनाएं मानव में अवशेषी हैं? आपको बताना है सब रचनाएं क्या है वो मानव में अवशेषी हैं। जैसे बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, शरीर पर रोम, काकलिया, आलिक्रेनन, प्रवर्धन और काक्सिक्स। ठीक है। चलिए इसमें डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी?
कह रहा है डार्विन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी जिसमें डार्विन व्याख्या नहीं कर पाए थे। इसका आपको आंसर बताना है। 6 नंबर का आंसर क्या है, तो आप कहेंगे विभिन्नताओं का ये जो है डिफिनीशन नहीं कर पाए थे। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिनिधित्व किया, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिनिधित्व किसने किया था आपको बताना। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिनिधित्व किसने किया था, डी ब्रीज ने किया था। किसने किया था, डी ब्रीज ने किया था। किसने, डी ब्रीज ने किया था। ठीक है। नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है। नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। नौ डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक कौन है, तो आप कहेंगे डार्विन महोदय। कौन है, डार्विन जी है। ठीक है। आर्क्योप्टेरिक्स किसका योजक है। मैंने आपको कनेक्टिंग लिंक का वीडियो दिया है आपको डबल डोज वाली सीरीज में। तो आर्क्योप्टेरिक्स किसका संयोजक होता है, तो आप बताएंगे आर्क्योप्टेरिक्स संयोजक है किसका है, तो आप कहेंगे किसका, सरीसृपों व पक्षियों का। सरीसृपों व पक्षियों का। पेरिपैटस किनका संयोजक है, पेरिपैटस किसका संयोजक है, आप बताएंगे पेरिपैटस किसका संयोजक है। एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा का। किसका है, एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा का। ठीक है। विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या होता है, तो आप बताएंगे विकास का मुख्य कारक कौन होता है, प्राकृतिक वर्ण होता है, यानी प्राकृतिक वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक सेकेंड। हाँ, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आपको बताना। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, डार्विन ने। किसने प्रतिपादित किया, डार्विन ने। प्रोटोजोवन जिनमें पौधे और जंतु दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक माना जाता है, क्या कहते हैं, आप बताएंगे। प्रोटोजोवक जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, वो कौन होते हैं, तो आप कहेंगे कौन होते हैं, युगलिना होते हैं। कौन होते हैं, युगलिना होता है। युगलिनाइडी में आते हैं। विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम होता है। कह रहा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का समागम होता है, तो उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। और उसके बाद प्रोटोथीरिया का विकास हुआ। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ, कैसे विकास हुआ प्रोटोथीरिया का, तो प्रोटोथीरिया का विकास होता है किससे, सरीसृपों से। प्रोटोथीरिया का विकास किससे होता है, सरीसृपों से होता है। उसके बाद स्तनियों के भ्रूणी विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति द्विवेश में, फिर उभयचरों की भांति त्रिवेश में तथा अंत में चौवेश में हो जाते हैं। अतः यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है, यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है, तो आप कहेंगे बायोजेनेटिक नियम के। किसके, बायोजेनेटिक नियम से। उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं। उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं, तो आपको बताना किससे मिलते हैं ठोस प्रमाण, तो आप कहेंगे किससे मिलते हैं, जीवाश्मों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, जीवाश्मों से मिलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, आपको बताना है कौन सी वह विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। क्या कहते हैं, पैलिएंटोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है। इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है, आपको बताना है कौन सा है जो जैव विकास के रूप में संयोजक है। जल्दी बता दिए। सरीसृपों और स्तनियों के बीच का बत्तख चोंच प्लेटिपस। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था। इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था, आपको बताना है इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था। आपको आंसर करना है 21 का। 21 का आंसर करिए। किसने समझाया था सबसे पहले, लैमार्क ने। इवोल्यूशन को किसने समझाया था, लैमार्क ने। और उसके बाद डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था। कह रहा डार्विनवाद में प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था, आपको बताना किसका प्रभाव सबसे अधिक था। इसका आंसर आप करेंगे किसका प्रभाव सबसे अधिक था। जल्दी से बता दीजिए किसका प्रभाव सबसे अधिक था। आबादी पर माल्थस के लेख का। आबादी पर माल्थस के लेख का। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है। कौन सा ऐसा पक्षी यहाँ पर दिया गया है, 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन ऐसा है जो उड़ नहीं सकता है, तो आप कहेंगे एमू जो है वो उड़ नहीं सकता है। अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों की भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है। कह रहा है कि बच्चा जो होता है, जो डेवलप होता है, वो अपने सभी अवस्थाओं को क्या करता है, दोहराता है।
इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। 24 का आंसर बता दिए। इसे बायोजेनेटिक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोजेनेटिक नियम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? कह रहा कौन ऐसा है जो अंडे देता है लेकिन सीधे बच्चे नहीं देता? तो आप कहेंगे एकिडिना। उसमें नाम किसका लेंगे? एकिडिना का। किसका नाम लेंगे? एकिडिना का नाम लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जीवन वृत्त में जात वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? जीवन वृत्त में जात वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो आप बताएंगे किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? तो आप कहेंगे पुनरावृत्ति सिद्धांत से। किस सिद्धांत से? पुनरावृत्ति के सिद्धांत से। अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव से जैव विकास का मतलब है। अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव से जैव विकास का मतलब है। क्या मतलब है आपको ये बता देना। 27 का आंसर बता देना क्या मतलब है। उत्परिवर्तन के साथ अवतरण। इनमें कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? कह रहा कौन सा ऐसा जंतु है जो कुछ ही समय पहले क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो यहाँ पे डोडो है। कौन है? डोडो पक्षी है। कीवी पक्षी पाया जाता है। कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? आपको आंसर करना है। कीवी पक्षी पाया जाता है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। डायनासोर, डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? किस पीरियड में थे? तो मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप थे। मैमथस पूर्वज है। मैमथस पूर्वज है किसका? मैमथस, मैमथ होगा, सॉरी, हाँ, मैमथ पूर्वज है। मैमथ पूर्वज है किसका? मैमथ पूर्वज है। तो मैमथ पूर्वज है आदिमानव का, घोड़े का, हाथी का, कुत्ते का। मैमथ पूर्वज है किसका? पूर्वज है, आपको आंसर करना है। मैमथ पूर्वज है किसका? तो हाथी का। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का पूर्वज। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। पांडा को उसी कुल का सदस्य, पांडा भी उसी कुल का सदस्य जिसका है कौन? जिसका है कौन है? तो आप बताएंगे कौन उस जो पांडा के ही कुल का है? तो भालू, भालू के कुल का ही कौन है? पांडा है। मानव जात का विकास क्या है? तो वही आप फिर बताएंगे। तो ये प्रश्न देखिए पीछे भी रिपीट हुआ था। पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और मानव जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? जीवन के विकास, जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? आपको बताना है कौन सा अनुक्रम सही है। तो आप कहेंगे सलामेंडर, अजगर और कंगारू। सलामेंडर, अजगर और कंगारू, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? सही है। चलिए, किसी जीव जात की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब, किसी जीव जात की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब, आप कहेंगे कब? तो जब होता है, क्या होता है? 35 का आपको आंसर करना है। 35 का आंसर क्या होगा? उसके प्राकृतिक चयन हो। उसका क्या हो? प्राकृतिक चयन हो। कौन सा क्रम सही है आपको बताना? मीजोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक। आपको बताना कौन सा क्रम सही। 36 का आंसर करेंगे। आपको बताएंगे पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक। कौन सा क्रम सही? पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सिनोजोइक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कप नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा है जो कप नहीं है? आप बताएंगे कौन सा ऐसा है जो कप नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। तो आप बताएंगे 37 का आंसर कौन होगा? लंगूर। कप नहीं है कौन? लंगूर। जात उद्भवन तब होता है जब एक ही जात के विभिन्न आबादियों का, जात उद्भवन तब होता है जब एक ही जात के विभिन्न आबादियों का क्या होगा? तो आप बताइए क्या होगा? विभिन्न आबादियों का जननिक अलगाव हो जाता है। डुगोगन, डुगोगन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर क्या है? डुगोगन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है क्या है? आपको ये बताना। डुगोगन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पे है क्या है? आप बताएंगे स्तनधारी मैमल है, ठीक है। और उसके बाद आनुवंशिक अपवाहन या विचलन है। आनुवंशिक अपवाहन या विचलन है, आप बताएंगे कौन है? आनुवंशिक अपवाहन या विचलन है। तो आप कहेंगे कौन है? बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। एक नई जीवजात की उद्विकासी उत्पत्ति तब हो जाएगी जब, एक नई जीवजात की उद्विकासी उत्पत्ति तब हो जाएगी जब, जल्दी बताइए, जब किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाए कि उसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आधार मिलता है? किस प्रकार के उद्विकास का आधार मिलता है? तो आप कहेंगे समांतर उद्विकास का। किसका? समांतर उद्विकास का। और उसके बाद किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्य के जीन बताते हैं। क्या बताते हैं? जीन पूल बताते हैं। और उसके बाद प्राणी जिसे मानव में सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः वो क्या था? प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले
पालतू बनाया वो प्राणी कौन सा था, तो वो प्राणी था कुत्ता, जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया। कौन था? कुत्ता। और इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? कह रहे हैं आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है किसको? होमो इरेक्टस को। किसको? होमो इरेक्टस को माना जाता है। इस प्रकार से आज आपकी यह तीसरी सीरीज कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों सीरीज देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिएगा और पेपर से पहले एक बार रिवीजन सभी सीरीज का जरूर करके जाइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके इन्हीं सभी सीरीज से आपके टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।